वेक्टर्स अगर एग्जैक्टली जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वेक्टर्स ऐसे आ गया तो आई एम सो श्योर कि वेक्टर्स के मार्क्स हमें पेपर में मिलने ही मिलने हैं। ये एग्जैक्टली वो टॉपिक है जो हमने स्कूल के सिलेबस में काम करा, जो एग्जैक्टली बोर्ड्स के लिए काम करा, और जो कंपटीशन वाला काम है वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है। एक आधा कोई आर्टिकल का फर्क हो तो हो, पर सोचो कि वही हमें स्कूल वाला काम अगर प्रॉपरली आ जाए जो हमने डायरेक्टली बोर्ड्स के लिए करना है, तो आईआईटी मेंस के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, दोनों के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग यही चाहिए। तो फिर लोग कर क्यों नहीं पाते? अगर मान लो पेपर में 25 या 30 क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से 2 क्वेश्चंस, उनमें से 3 क्वेश्चन समझो कि वेक्टर्स 3D के कंबाइंड बनते ही बनते हैं। 10 से 15% पेपर वेक्टर्स एंड 3D का आना ही आना है आईआईटी जेई में फाइनली। तो लोग वो मार्क्स इजीली क्यों नहीं ले पाते जबकि बोर्ड्स के लिए करा हुआ होता है? तो एक्चुअली गड़बड़ क्या है कि बोर्ड्स के लिए उन्होंने सेम पैटर्न के क्वेश्चंस करे होते हैं, जड़ को नहीं पकड़ा होता। तो हमने पूरे पिछले दिनों में वेक्टर्स को पूरी तरह समझा, 3D को पूरी तरह समझा रेगुलर सिलेबस में। उसके बाहर के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका ज़्यादा पर्पस क्या है कि हमें दिखे कि एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो चलो, आज वाली क्लास के डिस्कशन में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, पर हर क्वेश्चन को देखना कि मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, और वो सेंस बनाना, वो कॉन्फिडेंस बनाना कि पेपर में मेरा वेक्टर 3D का क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। वो कैसे होगा कि क्वेश्चंस को देखना कि मैं कैसे पढ़ के एग्जैक्टली उनको कैसे अप्रोच करने की करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, जितनी बुक्स टच करोगे हर एक में वेक्टर्स की एक्सरसाइज होगी, हर कॉरस्पॉन्डेंस नोट्स जो सुनोगे उसमें वेक्टर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो हमने क्या वो सारे करने हैं? बिल्कुल नहीं करने। हमने वो सारे देखने भी नहीं है, मैंने भी नहीं देखे हुए। तो हमने क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन को जड़ से पकड़ने का लॉजिक समझना है। उसके बाद क्वेश्चन जो भी आईआईटी में आएगा वो हमसे होने वाला होगा। तो चलो, आज वाली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन से नोटिस करो, सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना, सारे क्वेश्चंस को साथ अटेंड करके। बहुत बीच में क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हर क्वेश्चन को प्रॉपरली नोटिस करना कि एक्चुअली हैंडल कैसे करना चाहिए था। अब देखो, हमें टर्म गिवन थी कि इफ बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है, आर क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस बी के। हमें पढ़ते ही क्लैरिटी है कि यहां से आर कैसे ऑब्टेन करोगे। आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी करोगे तो वहां से आर माइनस ए क्रॉस बी आ गया 0। और ये हमने क्लास में सुना था कि अगर यहां पे ए क्रॉस बी की जगह अगर बी क्रॉस ए होगा तो पहले उसमें उसको चेंज करके माइनस बाहर लेके आओगे, माइनस ए क्रॉस बी बनाओगे। पर चलो, इसमें नीड नहीं पड़ी, ये सिंपल था। अब आर माइनस ए क्रॉस बी अगर 0 है तो हमें समझ में आता है कि हमें ये बोला गया है कि आर माइनस ए और बी आपस में पैरेलल है। तो आर माइनस ए हो गया लैम्डा बी, आर आ गया ए प्लस लैम्डा बी। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन को बोलने का एक और ढंग है, ये 3D की इक्वेशन ऑफ अ लाइन को बोलने का एक और तरीका है। आर बराबर हो गया ए प्लस लैम्डा बी के। अब क्या बचा निकालना? ये लैम्डा, तो आर डॉट सी हमें गिवन है कि 0 है। डायरेक्टली आर डॉट सी को 0 कर दो, ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी 0 कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आ गई, बस वहां पे लिख दो, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया, विच इज ए माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी, ए माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी, बी वेक्टर। ए ऑप्शन बना। तो इसके सेंस को नोटिस करो कि कैसे हैंडल करना था। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो, हमें यहां पे गिवन था कि 2 वेक्टर्स हैं ए और बी। हमें कहा गया कि ax और bx वेक्टर कोलिनियर हो जाएं। तो बिल्कुल मेरे मन में ये थॉट आया कि 2 वेक्टर्स के कोलिनियर होने की कंडीशन को हम 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि a क्रॉस b को 0 करके टेस्ट कर लें, या फिर a वेक्टर सम मल्टीपल ऑफ b वेक्टर हो जाए। तो इन दोनों में से दोनों स्टोरीज अपने आप में वैलिड थी। तो अगर मान लो अगर ये वाला वेक्टर इसका कोई मल्टीपल होगा, मतलब a वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर अगर मैं बोल दूं, तो सिंपली कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आ जाएगा। तो cos x अपॉन x बराबर हो गया sin x अपॉन sin x के, विच इज 1। तो एक्चुअली क्वेश्चन बना क्या कि हमसे ये पूछा गया है कि ax अगर ax को अगर bx का मल्टीपल अगर होना है तो ऐसा होने के लिए बीच में कभी ना कभी cos x को इक्वल टू x होना चाहिए। ये बन गया क्वेश्चन, मतलब फॉर सम x cos x को x के बराबर होना चाहिए। वो कहां होगा ये हमने पता करना था। तो अब एक तरीके से अगर सोचो
तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलस का और वेक्टर्स का उन्होंने मिक्स करके बना दिया, कुछ नया थोड़ी पूछा। तो cos x का ग्राफ ये है, x वाली लाइन ये है, तो ये यहां पे कहीं कट करते हैं। तो 0 से π/2 के बीच में कट तो करते हैं। अब हम ऑप्शंस पे गए तो उन्होंने बोला इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज फॉर 0 से π/2, विच इज रॉन्ग, 1 वैल्यू है, नो वैल्यू ऑफ x, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी में से कोई है। एक ऑप्शन कहता है कि 1 ऐसी यूनिक वैल्यू होगी जो कि 0 से π/6 के बीच में। बी ऑप्शन कहता है कि कोई एक यूनिक वैल्यू होगी π/6 से π/3 के बीच में। तो अब मैं ये कैसे पता करूं? तो हमें दिखता है कि जो cos का ग्राफ है वो बिल्कुल शुरू में 0 पे cos का आंसर है 1, x का आंसर है 0, बाद में बढ़ के cos की और x की वैल्यू बराबर होगी, उसके बाद cos का आंसर नीचे होगा और x का आंसर ऊपर हो जाएगा। तो अब ये पता करने के लिए कि cos x x के बराबर कब होगा, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, तो अब यहां पे क्लियरली थॉट मेरे मन में क्या आया कि मैं 0 पे इसका आंसर देखूं। 0 पे देखो cos कितना है 1, x कितना है 0। π/6 पे इसका आंसर देखूं तो π/6 पे cos कितना हो गया √3/2। x कितना है x π/6 पे कितना होगा π/6। इसकी वैल्यू इंटरप्रेट करने की कोशिश करी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। √3/2 का मतलब कितना बना 1.74 समथिंग बाई 2, विच इज व्हाट 0.8 समथिंग, ऐसी कोई वैल्यू। पाई कितना होता है 3.14/6, वो 3.14/6 0.5 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो ये 0.8 समथिंग है, ये 0.5 समथिंग है। तो हमें दिखा कि cos अभी भी ऊपर है और x अभी भी नीचे है। मतलब π/6 पे cos का आंसर ऊपर आ रहा है और x का आंसर नीचे आ रहा है। तो इस ग्राफ की सिचुएशन के हिसाब से अभी भी cos ऊपर है x नीचे है, तो अभी कट नहीं करा। अब π/3 डाल के देखा, cos π/3 कितना होता है 1/2 और उधर π/3 बना वो कितना हो गया 3.14/3, विच इज 0.8 या 0.99 समथिंग, ऐसा कुछ बन गया 3.14/3। एक्चुअली वो तो 1 से बड़ा हो गया। तो सिंपली जो आंसर बना वो अब x बड़ा आ रहा है और cos नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब π/6 से लेके π/3 पे देखो, π/3 पे cos का आंसर अब नीचे आ गया और x का आंसर ऊपर आ गया। तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा जो कटिंग हो रही है ग्राफ की वो π/6 से π/3 के बीच में हो रही है। तो इसको पता हमने कैसे करा, शुरू में वेक्टर्स अप्लाई करा अंडरस्टैंडिंग, और बाद में हम आ गए ग्राफ के ऊपर। पर एक्चुअली डुएबल था और इंटरेस्टिंग था। अब नेक्स्ट देखो, ये सेम, इसमें अब हमें गिवन था द वैल्यू। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, ये बस बिल्कुल ध्यान में रखवाने के लिए करा है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं करने। अब हमें सिंपली किसी ने बोला कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज टू वेक्टर्स द वैल्यू ऑफ c, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाए फॉर ऑल रियल x। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। हमने सिंपली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, डायरेक्टली मैंने फटाफट निकाल दिया, a डॉट b करा, वो ये बना, उसको नेगेटिव होना चाहिए, ये बनी क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक के हर x के नेगेटिव होने के लिए एक तो उसका जो कोफिशिएंट हो उसको नेगेटिव होना चाहिए, इसका a नेगेटिव मतलब c नेगेटिव, साथ में इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो उससे उसके ग्राफ की सिचुएशन ये नीचे वाली बन जाती। इसका d बन गया सिंपली 36c² प्लस 48c। सिंपली यहाँ पे हमें विजिबल है कि 12 कॉमन आके कैंसिल कर दो, तो 3c² प्लस 4c इसको नेगेटिव होना चाहिए। वहाँ से c बराबर आ गया -4/3 से 0, और पहले ही c नेगेटिव था, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो दिस वॉज अगेन वेरी सिंपल, पर एग्जैक्टली ऐसे सोचना और इसको याद रखना। अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल बोला होता तो मुझे क्लियरली समझ में आता कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये सेंस ध्यान में रखना। चलो अब ये लैंग्वेज देखो, हमें यहाँ पे इसको नोटिस करना कि सोचते कैसे, वो इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बात समझ में आ जाए। हमें किसी ने बोला कि a एंड c आर यूनिट वेक्टर्स एंड मॉडुलस b इज इक्वल टू 4। एंगल बिटवीन a एंड c इज cos इनवर्स 1/4। b माइनस 2c बराबर है लैम्डा a के, तो लैम्डा बता दो। तो अब अगर मैं यहां पे ही डायरेक्टली b माइनस 2c का मॉडुलस ले लूं, बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो पकड़ते नहीं। अगर मैं यहां पे b माइनस 2c का मॉडुलस लेता हूं तो वहां पे मुझे b और c के बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी, वो गिवन नहीं है। तो पहली जो इस क्वेश्चन में अकल वाली बात थी वो ये थी कि इसको पकड़ते कि इस 2c को हमें एक्चुअली अपोजिट साइड पे लेके जाना चाहिए,
क्यों? क्योंकि यहां पे हमें एंगल गिवन है ए और सी के बीच में, तो ये बन गया लैम्डा ए प्लस 2c। अब दोनों तरफ मॉड ले लिया, स्क्वायरिंग करी तो मॉड बी का स्क्वायर कितना बना 16, ये बराबर आ गया लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस डॉट दिस, ये बनी एक्सप्रेशन। अब देखो लैम्डा और 2 तो बाहर आ गए, ए डॉट सी बच गया, वो क्या बना मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा। तो सिंपली 16 बराबर हो गया लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर 1 था, 4 टाइम्स मॉड सी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स देखो 2 इंटू लैम्डा इंटू 2 विच इज 4 लैम्डा, ए डॉट सी बन गया इस केस में कॉस थीटा विच इज 1/4। ये बन गई हमारे पास लैम्डा में क्वाड्रेटिक। तो अब ये हो गया वहां से सॉल्व डायरेक्टली। हमें क्या मिल गया कि लैम्डा ये 16 बराबर आ गया, हमें मिल गया कि 16 बराबर है, ये बराबर है एक्चुअली 0 के, ये लैम्डा नहीं है 0 बनी ये टर्म, तो ये बनी एक्सप्रेशन। यहां से हमें मिल गया कि लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12 बराबर है 0 के। तो इसको फैक्टराइज कर लो, ये बन गया 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो गया -4 के और लैम्डा आ गया 3। ये ऑप्शन बने -4 एंड 3, ये ऑप्शन बना इसका। तो इस क्वेश्चन में अकेला जो काम था करने का और जो बच्चे मिस कर जाते वो ये कि वो यहां मॉडुलस लेते और फिर क्रिब करते कि बी और सी के बीच का एंगल नहीं पता। तो इसमें इस बात को नोटिस करना था कि इसको डायरेक्टली उधर ले जाओ। तो अगेन दिस वाज वेरी सिंपल, पर इसको सोचना एग्जैक्टली ऐसे था। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो अब हमें कहा गया और अच्छा था क्वेश्चन, सेंस नोटिस करना कि बोलते कैसे। किसी ने कहा कि द मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड एट सी इज बाइसेक्टेड एट ई, बीई मीट्स एसी एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमने पहले फिगर बनानी शुरू करी। हमें सिंपली क्या गिवन था कि एक ट्राइंगल एबीसी है। अब इसमें इन क्वेश्चंस में हम जानते हैं कि वेक्टर्स को या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वॉल्व करके काम बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने ए वाले पॉइंट पे ले लिया ओरिजिन, बी वाले पॉइंट को मान लो वेक्टर बी मान लिया, सी वाले पॉइंट को मान लो वेक्टर सी मान लिया। तो सिंपली इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आ गए, तो ये दोनों वेक्टर्स ही आ गए एक्चुअली। हमें गिवन है द मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ये मीडियन है तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, तो डी आ गया b प्लस सी बाय 2। एडी का जो ये बाइसेक्ट हो रहा है ई के ऊपर, तो एडी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, तो ई कितना बन गया सिंपली दिस प्लस दिस बाय 2 विच इज b प्लस सी बाय 4, ये आ गया ई। अब हमें कहा कि BE मीट्स AC इन F, तो हमसे AF is to FC पूछा गया, AF is to AC पूछा, AF is to AC पूछा तो आंसर 1/3। अब ये देखते हैं क्यों ऐसा। अब AF is to AC जब पूछा तो उसके लिए मुझे F वाला पॉइंट चाहिए। तो अब ये सोचना था कि एक्चुअली मुझे इस लाइन 3D वाले काम, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। मुझे इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इस लाइन और इस लाइन का। अब ये लाइन को बना सकने के लिए हमें इसके ऊपर का पॉइंट पता है, 2 पॉइंट्स पता है, तो उसकी डायरेक्शन पता है। तो मैंने इस लाइन की BF लाइन की इक्वेशन बना दी। BF लाइन की इक्वेशन क्या बनी, R बराबर B प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, सिंपली डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, B माइनस दिस पॉइंट B प्लस C बाय 4। R बराबर A प्लस लैम्डा भी होता है, तो R इज इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनी, R इज इक्वल टू 0 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ये डायरेक्शन विच इज C, तो डायरेक्टली म्यू C हो गई। अब इन दोनों को कर दिया इक्वेट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, इक्वेट करा, तो C और C वाले कंपोनेंट इक्वेट कर दिए, B और B वाले कंपोनेंट इक्वेट कर दिए, कोई ट्रिक नहीं थी। B वाला कंपोनेंट इक्वेट करा, वहां से 1 प्लस 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा आ गया -4/3। C वाला कंपोनेंट इक्वेट करा तो माइनस लैम्डा बाय 4 बराबर आ गया म्यू के, वहां से म्यू आ गया 1/3। तो अब ये इस क्वेश्चन में म्यू आ गया 1/3, मतलब ये जो पॉइंट है वो सिंपली C/3 है, जो F वाला पॉइंट है वो C/3 है। अब मेरे से AF is to AC पूछा हुआ है, तो विजिबल है कि वो C/3 is to C हो गया, विच इज 1:3। ये मेरा आंसर है और ये अच्छा क्वेश्चन था। पर इस क्वेश्चन को कर सकने के लिए हमें देखा कि कहीं पे भी इसमें हिंट भी लग रहा था कि इस क्वेश्चन को कर सकने के लिए पूरी हमें लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जाना पड़ेगा। पर सेंस अगर नोटिस करो तो है ये बिल्कुल स्कूल वाली कॉपी में जो काम करा काम वही है, पर उसको हम कैसे पकड़े उसको नोटिस करना शुरू करो। ये काम का क्वेश्चन था। अगर मान लो अपने से ये नहीं हुआ था
इसको अभी भी अपने हाथ से लिख के देखना, उसके बिना आएंगे नहीं ये क्वेश्चंस। अपने हाथ से इसको लिख के देखना कि क्या ये अब हो पा रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग था। ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल ही बेकार है, हमने कई बार करा हुआ है। अब हमें क्लियरिटी डायरेक्टली ये एक्सपैंड करने पे मॉड ए स्क्वायर माइनस ए डॉट आई का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्ट नहीं, ये इस क्वेश्चन में बहुत काम की बात है, मैंने क्लास में कराया भी हुआ है। और इस लैंग्वेज को ध्यान में रखना। हमें किसी ने कहा कि बहुत तरीके थे इस क्वेश्चन को बोलने के, इसके सेंस को समझना कि जब अगर मान लो ये मेरे सामने आता तो मैं क्या क्या सोच सकता था। हमें किसी ने कहा कि कोई 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं सच दैट मॉडुलस ए इज इक्वल टू 1, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस आर। तो अब ये 2 वेक्टर्स हमें गिवन है, तो इस ट्राइंगल के हमसे एंगल्स पूछे गए। अब एक बात सोचो, अब इसमें ना ये वाला वेक्टर है ये बहुत काम का है, b माइनस सम वेक्टर करा हुआ है। तो इसमें क्योंकि हमने पहले से तैयारी करी होती है तो हमें ये पता है कि अगर ये वेक्टर b है तो जो इस वेक्टर b का जो वेक्टोरियल प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर a आएगा वो ये वेक्टर b1 बनेगा। b1 क्या बनेगा, मॉडुलस b, सिंपली लेंथ कितनी बनेगी, मॉडुलस b कॉस थीटा और आगे a कैप। a की वेक्टर a की लेंथ हमें पहले ही 1 गिवन थी, तो बना मॉडुलस b कॉस थीटा a कैप। यहाँ पे मॉडुलस b कैंसिल हो गया, a वेक्टर 1 ही है तो ये a डॉट b a वेक्टर बन गया। तो ये वेक्टर b1 क्या बना, सिंपली a डॉट b a वेक्टर। तो कभी भी अगर हमें ये वेक्टर निकालना हो तो b2 हमें समझ में आता है कि सिंपली b माइनस b1 होता है, तो हमें विजिबल है कि वही गिवन था। तो एक्चुअली जो हमें ये वेक्टर ये गिवन था वो एक्चुअली ये वेक्टर था b2। तो b2 वेक्टर कितना बना, b माइनस ए डॉट b a वेक्टर, तो ये रहा वेक्टर b2। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो हमें क्लियरिटी है कि जो मॉडुलस ऑफ b2 है, जो मॉडुलस ऑफ b2 है वो सिंपली आ गया मॉड b साइन थीटा। मॉडुलस ऑफ b2 कितना बन गया, मॉडुलस b साइन थीटा। सिंपली यहाँ पे हमने मॉडुलस b साइन थीटा इसकी लेंथ। अब जो ये वेक्टर गिवन है √3a क्रॉस b, ये कहाँ पे लाई करेगा, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ होगा ये वेक्टर। तो अब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में 1 एंगल तो 90 डिग्रीज आ गया। अब इसको सोचो, इस वेक्टर को सोचो जो ये बाहर है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, √3a क्रॉस b का मॉडुलस, विच इज √3 मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा, √3 मॉडुलस b साइन थीटा। तो अगर इस वेक्टर को सोचो, ये वेक्टर बाहर है, ये वेक्टर एक ये है, तीसरा जो वेक्टर बचा वो ये बचा। तो अब हमें इस केस में क्लियरिटी है कि इस बाहर वाले वेक्टर की लेंथ √3 मॉडुलस b साइन थीटा है, इसकी लेंथ मॉडुलस b साइन थीटा है। तो सिंपली इस ट्राइंगल में, इस बाहर बने ट्राइंगल में जो टैन थीटा बना, जो टैन ऑफ एंगल बना, वो सिंपली बन गया टैन ऑफ अल्फा आ गया √3/1 विच इज √3। तो वहां से अल्फा आ गया π/3। तो इस वाले इस बाहर बने हुए ट्राइंगल का एक एंगल डायरेक्टली बन गया π/3, एक π/2 था, तीसरा क्या बचा π/6। तो ये सेंस बहुत काम का है और पूरी तरह बेस्ड अपॉन फिगर था। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में कई बच्चे इसको डायरेक्टली मॉडुलस लेके भी करते हैं, वो भी सही था। देखो हमें विजिबल था कि ये वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए बी है, ये परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो एक एंगल तो 90 डिग्रीज था और ये उस ट्राइंगल की, अब ये बेस थी, ये हाइट थी और ये बेस था। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अब कई बच्चे इसको डायरेक्टली मॉडुलस लेके भी करते हैं, वो भी सही है। बुक्स में भी डायरेक्टली इसको मॉडुलस लेके करा होता है, सही है। पर अगर ये क्लिक कर जाता तो हमारा क्वेश्चन हो जाता बिल्कुल रॉकेट स्पीड पे। और हमने करा कहाँ, फिर से स्कूल के डायरेक्टली क्लास 12 हमने सीबीएसई के रेगुलर सिलेबस में इसको डील करा हुआ था। पर सेंस हमारा एग्जैक्टली ऐसे बनना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और नई थी, पर इसको नोटिस करना कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। किसी ने दिया कि B और C आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इफ A क्रॉस ब्रैकेट में B क्रॉस C प्लस दिस बराबर है इसके, तो हमसे X और Y की वैल्यू पूछी। तो अब डायरेक्टली हमें A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ब्रेक करना आता है। हमने एक्सपैंड कर लिया, वो बन गया A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर
बी एंड सी वेक्टर्स हमें नॉन कोलिनियर गिवन है, तो सारी बी वाली टर्म्स एक साथ करी, सारी सी वाली टर्म्स एक साथ करी, कोफिशिएंट्स को जीरो करा, वो सिंपल सी कहानी है। वहाँ से डायरेक्टली हम लोग को मिल गया कि ए डॉट बी बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, वन इक्वेशन, और ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी बराबर है ये एक्सप्रेशन। ये हमें दो टर्म्स मिल गई। तो अब इसका करें क्या, अभी वैल्यूज तो हमारे पास आई नहीं। ए डॉट बी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए डॉट सी कितना है, अब यहाँ पे नोटिस करो, डायरेक्टली यहाँ पे नोटिस करो कि सी डॉट सी ए हमें गिवन था कि सी वेक्टर के बराबर है, इससे डायरेक्टली हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अब हमें यहाँ से क्लैरिटी है कि अगर मैं, देखो इसको नोटिस करना, मुझे सी डॉट सी ए वेक्टर गिवन है कि सी वेक्टर के बराबर है, तो अगर मैं इस दोनों तरफ डॉट ले लूँ सी के साथ, दोनों तरफ मैंने डॉट ले लिया सी वेक्टर के साथ, तो ये बन गई टर्म। तो सी डॉट सी का स्क्वायर, यहाँ पे भी सी डॉट सी, तो ये दोनों तो हो गए आपस में कैंसिल। ए डॉट सी कितना आ गया 1, ए डॉट सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 फिल करी, ये बन गया ए डॉट बी विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक बनी, साइन वाई को इधर ले आए तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनी, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आ रही थी विच इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो साइन वाई अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब किसी भी x की वैल्यू के लिए वो 1 से बड़ा होगा, और वो पॉसिबल नहीं है। तो वो कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 1 हो जाए। तो x की वैल्यू 1 हो गई और साइन y 1 आ गया। साइन y 1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, विच इज वॉट 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो मेरा आंसर क्या बना कि x 1 होगा और y जो होगा वो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा, जो कि सी ऑप्शन बना। तो नोटिस करो ये क्या बना हुआ है 2n पाई प्लस अलग से पाई बाई 2, और x कितना बना 1। तो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, पर इसको अगर ध्यान से नोटिस करो तो इसको कर सकने के लिए मैंने कुछ भी ऐसा स्किल नहीं लगाया जो हमें स्कूल की कॉपी से नहीं आता। तो पता है वेक्टर्स में पेपर में जाके गलती क्या करोगे, अंडर कॉन्फिडेंस के साथ मत जाना। इन क्वेश्चंस को जैसे बताया जा रहा है वैसे सुनो, एग्जैक्टली इन बातों को ध्यान में रखो, अपने हाथ से देखो कि जो जो मेरे सामने मुश्किल आई, बिल्कुल मेरे मन में ये थॉट आता है कि एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन दिया तो करने के लिए दिया, तो कुछ भी वो हमें ऐसा नहीं डाल के देते जिसमें कि हम लोग जबरदस्ती पैनिक हो रहे हो। तो इसमें देखो मैंने वर्ड बाय वर्ड उसको क्रैक करने की करी कि कहाँ से तोड़ूं। ए डॉट सी मेरा फंसा कि ए डॉट सी आ नहीं रहा, तो फिर उसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करी कि यहाँ से क्या ए डॉट सी बन सकता है। तो ए डॉट सी को क्रिएट करवाया, कैसे क्रिएट कराया, डायरेक्टली ए डॉट सी बनाया, वहाँ से ईजिली वो 1 बन गया। तो इस पूरे सेंस को नोटिस करना, हैंडल करना, यही काम है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें टर्म क्या गिवन थी कि a और b कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। c इज अ यूनिट वेक्टर, a एंड b हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन थे। c भी यूनिट वेक्टर है, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू बोथ a एंड b। c अब हमें डिफाइन करा गया कि c वेक्टर बराबर है x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस x टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ठीक है, प्लस y टाइम्स ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। किसी ने हमें ये दे दिया, ये दे के हमसे एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ थीटा पूछ ली, तो डायरेक्टली तो अब हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसको क्रैक करने के लिए क्या करें, हमें x y कुछ भी तो नहीं पता अभी। तो अब एक बात सोचो, अगर मान लो कि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट, अब अभी हम लोगों ने लिखा नहीं, अगर मान लो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ a के साथ, तो a डॉट a बन जाता 1, a डॉट b बन जाता 0, a डॉट a क्रॉस b बन जाता 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर a के साथ लेते, a डॉट c कितना बन जाता कॉस थीटा। सिंपली हमने डॉट प्रोडक्ट लिया a के साथ, a डॉट c बन गया कॉस थीटा, ये बन गया x टाइम्स ऑफ a डॉट a विच इज ओनली x, आगे सब टर्म 0 हो गई, तो x आ गया कॉस थीटा, x कॉस थीटा आ गया, तो ये तो बात बन गई। अब अगर मान लो कि मैं इसी का डॉट ले लूँ c के साथ, इसी का डॉट अगर मैं ले लूँ c के साथ, या फिर अगर सिंपली अगर मान लो डॉट c के साथ ले लूँ, या फिर अगर सिंपल सी बात अगर करें कि दोनों तरफ अगर मान लो मैं मॉडुलस ले लूँ, एक ही बात थी वैसे एक्चुअली, तो इसका जो मॉडुलस है वो 1 है, तो इसका मॉडुलस भी 1 होना चाहिए। इसमें x तो अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा a वेक्टर प्लस कॉस थीटा b वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। इसका मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि हमने किसी तरीके से थीटा पे पहुंचना है। अब नोटिस करो कि a b और a क्रॉस b
ये तीनों के तीनों वेक्टर्स इस केस में आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए और बी हमें गिवन है परपेंडिकुलर हैं, ए क्रॉस बी उसके होता ही परपेंडिकुलर है। दोनों तरफ मॉडुलस 1 करा तो 1 बराबर आ गया इसका स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके मॉडुलस का स्क्वायर विच इज अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके मॉडुलस का स्क्वायर विच वुड बी व्हाट सिंपली वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर वो 1 ही हो जाता। तो ये बनी एक्सप्रेशन। तो वहाँ से हम लोग को मिल गया कि जो वाई स्क्वायर है दिस इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि y साथ में गिवन है, इनफैक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो y 0 हो जाएगा। तो वहाँ से सिंपली हमें क्या मिल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1/2 से कम होना चाहिए। कॉस थीटा हो गया -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में। ये इस क्वेश्चन की सारी कहानी थी। तो कॉस थीटा आ गया -1/√2 से 1/√2 के बीच में, वो डायरेक्टली बी ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाती है टर्म विच इज परफेक्टली ओके। इसके बाद हमने कैसे जज करा? ग्राफ से। ये π/4 है और ये सिंपली 3π/4 है। तो कॉस का आंसर 1/√2 से -1/√2 के बीच में लाई कर जाए, उसकी हमने रेंज देख ली। पर इस क्वेश्चन का भी जो सेंस था ना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मेंस में नहीं आएगा, डायरेक्टली एडवांस में अगर आया तो हमें को बोलना आना चाहिए। इसको बोलते कैसे? अगर फंसे तो इसको सुनने पे नोटिस करो कि इसको बनाया कैसे। ये हमने करा हुआ है क्लास में पहले, पर चलो, हमें गिवन था कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी 2 है, ए बी ए क्रॉस बी दिया। तो देखो इसको हम लोग का मन करता कि ऐसे पढ़ें, ऐसे नहीं पढ़ना था। यही काम था इस क्वेश्चन में कि इसको अगर ए डॉट बी क्रॉस सी को हम सी डॉट ए क्रॉस बी पढ़ सकते हैं। तो ए क्रॉस बी को अगर सबसे पहले ले आए तो ये ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी बन जाता, विच इज मॉडुलस ए क्रॉस बी का स्क्वायर। वो हमें 1 सेकंड में समझ में आता है कि क्या, हमें वो तो पता ही है कि इसका स्क्वायर क्या बन गया, 4। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में मेंस में आया हुआ है, तो ये जेई मेंस में आया क्वेश्चन है, या डायरेक्टली शायद ये तब पेपर सेम ही होता था। तो पर चलो, इन एनी केस ये आईआईटी में आया हुआ है। और नोटिस करो कि इसको डील करने की अंडरस्टैंडिंग कितनी सिंपल थी, बस लैंग्वेज नई तरह की थी। यहां हमें दिया कि ए कोई वेक्टर, पी कोई वेक्टर है और क्यू कोई वेक्टर है, थीटा भी द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी कहानी कि अगर थीटा भी द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो मेरे मन में डायरेक्टली क्या आना चाहिए था कि मैं कॉस थीटा बनाऊं। क्यों? क्योंकि वहीं से हम लोग दो वेक्टर्स का एंगल निकालते थे। तो कॉस थीटा बना पी डॉट क्यू अपॉन मॉड पी मॉड क्यू। पी डॉट क्यू बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक्चुअली मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो यहां तक लाने के बाद इस क्वेश्चन का देखो, फटाफट मैंने पहले वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट करके यहां तक पहुंचा। इसके बाद अब हम 100% क्लियर कि इस क्वेश्चन का वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी रेंज पता करनी है। तो इसकी रेंज पता करने के लिए मैंने अपने सारे बैग में से टूल्स निकाले कि मैंने कहां कहां देखा हुआ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए का कनेक्शन देखो हमें कैसे कैसे कराया गया है। हमने करा हुआ है, सबने करा हुआ है, 10th से आता है आप लोगों को। अभी ये 11th 12th में नहीं, हमने 10th में करा हुआ है। अब देखो दो जगहें थी, एक तो ये कि याद करो हमने वेक्टर्स में भी करा है और अलजेब्रा में भी बहुत बार यूज करा है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पॉजिटिव कर दो, एक्सपैंड करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो आ गया पॉजिटिव, वो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, 2 को नीचे, इसको नीचे ले आऊँ, -1 को इधर ही रहने दूँ और बाद में 2 को ले आऊँ इधर, तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमसे पूछी गई है वैल्यू, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 आ गई। तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है। साथ में रिकॉल करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा होता है। वो हमें कैसे करवाया गया था? a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसको एक्सपांड करो, डायरेक्टली वो बन जाता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू लाई कर गई -1/2 से लेके 1 के बीच में। अब कॉस थीटा -1/2 से 1 के बीच में, उसकी हमने वैल्यू देखनी है कि कहाँ कहाँ पे है। तो कॉस थीटा देखा कि -1/2 कहाँ पे है, वो है 2π/3 के ऊपर से लेके इसकी हाइट 1 तक।
तो रेंज क्या बनी, 0 से 2π/3, ये बनता है इसका आंसर। और इसके सेंस को नोटिस करो कि इसको हम डील कैसे करते हैं। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्टिंग थी। इस क्वेश्चन को नोटिस करो कि इसमें भी उन्होंने हमें फंसाया कैसे, देखो नोटिस करो। और अपने अपने आप में नोटिस करना कि इसको करते समय किस जगह पे कैसे डरे थे, कहाँ पे फंसे थे। देखो जो हमें कहा गया मैंने वो करा। यहां तक लाने के बाद मेरे माइंड में क्लियर थॉट आता है कि अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तभी मैं cos थीटा का जवाब दे पाऊंगा। इसकी रेंज निकालने के लिए जो हमें बताया गया था वो हमें पता था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बेकार है। ए बी सी ईच पेयर इज हमें π/3, तो मॉडुलस a + b + c सिंपली इसको स्क्वायर करके एक्सपैंड कर दो। ये बहुत सिंपल था, ये सेम ही है। इफ a एंड b आर 2 वेक्टर्स, a डॉट b देखो नेगेटिव गिवन है। a डॉट b नेगेटिव दिए होने का मतलब क्या हो गया कि a और b के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। तो a डॉट b नेगेटिव है, तो एंगल बिटवीन जब वेक्टर्स a और b पूछा गया तो मुझे क्लियर है कि c ऑप्शन गलत है। c ऑप्शन गलत है, एक्चुअली इसकी b ऑप्शन भी गलत है। a डॉट b नेगेटिव होने का मतलब cos थीटा नेगेटिव है। cos थीटा यहाँ नेगेटिव नहीं होता, यहाँ नेगेटिव नहीं होता, पाई पे तो चलो -1 होता है। मॉडुलस हमने करा, मॉडुलस ऑफ a डॉट b बन गया सिंपली -cos थीटा। मैंने थीटा को इस केस में डायरेक्टली cos थीटा नेगेटिव है तो -cos थीटा, वो ले लिया sin थीटा। तो tan थीटा -1, थीटा बन गया 3π/4। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस इस बात को समझना था कि ये मार्क नहीं करना था। जिन बच्चों ने गलत करना था उन्होंने इसका आंसर सी मार्क करना था, और वो सबसे कॉमन मिस्टेक होती। देखो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, पर लैंग्वेज को नोटिस करना कि इसमें सोचते कैसे। हमें किसी ने दिया कि a कैप, b कैप, c कैप आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। तो उसका मॉडुलस लिया, उसको 1 कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, तो मॉडुलस a² मॉडुलस b² मॉडुलस c² 3 + 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b सब करा के ये बना 1। वहाँ से cos थीटा 1 + cos थीटा 2 + cos थीटा 3 बराबर आ गया -1। को 3 उधर ले गए तो 2 कैंसिल हो गया। अब ऑप्शंस पे गए। एक ऑप्शन कहता है ऑल आर एक्यूट एंगल्स, एक कहता है ऑल आर राइट एंगल्स, तीसरा एटलीस्ट 1 इज ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। अब अगर देखो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे थीटा नहीं मिल रहा, पर मेरे मन में थॉट आया कि अगर तीनों अगर एक्यूट एंगल अगर होंगे तो तीनों का कॉस का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक्यूट एंगल के लिए कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 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 मिला के तो -1 बनाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। ऑल आर राइट एंगल्स मतलब तीनों 0, तो वो भी नहीं सही। इसके ट्रू होने के लिए cos थीटा को नेगेटिव तो होना ही होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो इसलिए एटलीस्ट 1 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये थी सही बात। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनता वो ये बनता कि एटलीस्ट 1 हैज टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों, वो हमें दिखा साथ साथ। ये भी सिंपल था वैसे, पर चलो। तो इसमें b और c a हमें ये वेक्टर्स गिवन थे, तो वो पता है, देखो नोटिस करो कि इनको पढ़ते कैसे। ए बी सी हमें गिवन है यूनिट वेक्टर्स, a डॉट बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a डॉट सी, ये हमें गिवन था। b और c के बीच में एंगल π/3 था, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c का मॉडुलस पूछा मेरे से, तो वो a क्रॉस b माइनस c का मॉडुलस बन गया, वो आ गया मॉडुलस a मॉडुलस b माइनस c इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b माइनस c। तो अब जब a डॉट b और a डॉट c 0 है, इसका मतलब a b के भी परपेंडिकुलर और c के भी परपेंडिकुलर है, तो b माइनस c के भी परपेंडिकुलर हो गया। सिंपली b और c के प्लेन के हर वेक्टर के a परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ a है, यहाँ b और c है, तो b माइनस सी बी सी प्लेन में लाई करेगा, a उसके परपेंडिकुलर है, तो मॉडुलस a मॉडुलस b माइनस सी इंटू साइन ऑफ एंगल विच इज साइन π/2। अब मॉडुलस b माइनस सी बना दो, मॉडुलस b² प्लस मॉडुलस c² -2 टाइम्स a डॉट b, इसका स्क्वायर रूट, वो डायरेक्टली 1 ही आ गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल था और ये मेंस के लेवल का था। इसमें क्या बोला, देखो r माइनस पी क्रॉस r माइनस क्यू हमें गिवन था 0 है, इसका मतलब r माइनस पी और r माइनस क्यू आपस में कोलिनियर थे, तो वो तभी पॉसिबल था जब r p और q एक्चुअली तीनों एक ही लाइन में होते। ये सेंस याद रखना, हमने करा हुआ वैसे ही। ऐसे ही सोचो r माइनस पी डॉट r माइनस क्यू को दे देता कि 0 है,
तो हमें समझ में आता कि P और Q R पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो 90 डिग्रीज का है। उस केस में जो R का लोकस बनता वो एक्चुअली सर्कल बन जाता। अगर इस केस में इनफैक्ट स्फेयर बन जाता, क्योंकि देखो अगर आपकी बात 3D है ना, तो अगर ये इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया गया होता तो इसका जो ऑप्शन बनता वो ये बी ऑप्शन बनता, द सरफेस ऑफ अ स्फेयर डिस्क्राइब्ड ऑन पी क्यू एज डायमीटर। क्यों? तब वो जो एंगल सबटेंडेड है वो हमेशा 90 डिग्रीज है। अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया गया होता तो जो राइट ऑप्शन होता वो बी बन जाता। इस केस में क्या बना? सी, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो ये भी सब देखो, हर लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है, पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि नोटिस करो कि इसमें जो हम थ्योरी या जो अंडरस्टैंडिंग यूज कर रहे हैं वो है वही जो हमने स्कूल की कॉपी में करी, पर हमें वो आ जाए, हमें वो स्कूल की बुक आ जाए। अगर वो आ गई तो आईआईटी में सोचो हम लोग 15% मार्क्स तो घर से लेके जा रहे हैं। तो लोग क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनको वो बुक ही नहीं आती। जो बेसिक काम है ना, हमें डराते रहो तो हमें लगता है हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई बोले कि काम बहुत सिंपल है तो हमें लगता है नहीं नहीं, ऐसा सिंपल नहीं है। यही बेवकूफ़ी है, यही बेवकूफ़ी है। हमें सीधी सादी बात समझ नहीं आई होती, क्योंकि हमें वो सीधी सादी बात सीधे साधे तरीके से हमने देखी नहीं होती। तो उसको बेसिक पॉइंट को समझो कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। ये बेकार है। देखो क्यों बेकार है? हमें एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है। अब AC क्रॉस BD पूछा तो AC क्या होता है? A प्लस बी, BD क्या होगा? A माइनस बी। ये पूछा, वो 2 टाइम्स मॉडुलस A क्रॉस B हो जाता है। A और B हमें गिवन है तो सिंपली 2 टाइम्स हमने इसका मॉडुलस निकाल देना था। तो ये बहुत सिंपल था, पर ऐसे करना चाहिए था। जो बच्चा इस क्वेश्चन में गलती करता वो पहले AC और BD निकालता, मैं नहीं निकालता। मैं बोलता AC क्या होता है? A प्लस बी। BD क्या होता है? B माइनस A या A माइनस बी। ये हमने पहले से स्कूल के लेवल पे देखो सॉल्व करा होता है कि 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B बन जाएगा। तो इसमें सोचना ऐसे था। ये बहुत सिंपल है। देखो ये इसमें ये प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो A क्रॉस B एक प्लेन का नॉर्मल है, C क्रॉस C दूसरे प्लेन का नॉर्मल है। नॉर्मल्स को पैरेलल होना चाहिए, तो N1 क्रॉस N2 को 0 होना चाहिए। C ऑप्शन यही है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, मैंने शायद क्लास में भी कराया हुआ है, और इसका सेंस ध्यान में रखना। हमें ये देके कहा गया कि एंगल बिटवीन A एंड B बता दो। तो मेरा टारगेट क्या है? निकालना A डॉट B। देखो पहले मैंने लिख लिया कि मुझे ये फाइंड करना है। ये है ना मेरा टारगेट। अगर एंगल बिटवीन A एंड B मुझे निकालना है तो मुझे एक्चुअली ये फाइंड करना है, A डॉट B अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B। तो अब वो निकालने के लिए एग्जामिनर ने क्या दिया कि ये 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ठीक है, मैंने दोनों का डॉट 0 कर दिया, हमें एक कंडीशन ये मिल गई। फिर दोनों वेक्टर्स इसके बाद वाले भी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, उन दोनों का डॉट भी 0 कर दिया, हमें ये कंडीशन मिल गई। डायरेक्टली यहाँ से कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला, ना A डॉट B आया, ना मॉडुलस A आया, ना मॉडुलस B आया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इसके बाद 100% ये क्वेश्चन अब वेक्टर्स का नहीं था, प्रोसेस का था। अब देखो कैसे। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं A डॉट B मॉडुलस A मॉडुलस B का कनेक्शन बनाऊं। तो कैसे बनाऊं? तो यहां इस वाली इक्वेशन में सेकंड वाली से अगर मॉडुलस A स्क्वायर निकाल लें, सेकंड वाली से, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है। मॉडुलस A स्क्वायर कितना बना? 4 टाइम्स मॉडुलस B स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ A डॉट B, और इसको फर्स्ट वाली में डाल दें, तो हमें क्या मिल गया? 6 टाइम्स ऑफ मॉडुलस A स्क्वायर, ये माइनस 5 टाइम्स मॉडुलस B स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स A डॉट B। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं A डॉट B और मॉडुलस B का कनेक्शन बनाऊं, वो बनेगा। तो ये बन गया 24 टाइम्स मॉडुलस B स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स, विच इज 21 टाइम्स ऑफ मॉडुलस B का स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स एंड माइनस 7 टाइम्स। तो वो हो गया माइनस 7 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ A डॉट B। तो मुझे मिल गया कि A डॉट B अपॉन मॉडुलस B का स्क्वायर ये बराबर है, A डॉट B अपॉन मॉडुलस B का स्क्वायर ये बराबर है 21 अपॉन 25 के। ये बनी एक कंडीशन, A डॉट B अपॉन मॉडुलस B का स्क्वायर बराबर है इतने के। अब इसका मॉडुलस A स्क्वायर से कनेक्शन निकालना है, तो वो यहीं पे निकाल लो। मॉडुलस A स्क्वायर कितना है एक्चुअली? वो बराबर है 4 टाइम्स मॉडुलस B स्क्वायर, पर मॉडुलस B स्क्वायर एक्चुअली बराबर है 25 अपॉन 21 टाइम्स ऑफ A डॉट B। तो आ गया 4 टाइम्स ऑफ 25 अपॉन 21 इंटू A डॉट B माइनस
3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो वहां से मॉडुलस ए स्क्वायर भी आ गया 100 और ये 21 इंटू 363 दैट इज 27 बाय 21 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ये बनी हमारे पास टर्म 163 माइनस, ठीक है, ये बनी एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए का स्क्वायर ये बराबर आ गया 21 अपॉन 27 के। अब सोचो कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया, मॉड ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, वही चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सारी जो जड़ थी वो एग्जैक्टली इसको ऐसे सोच पाने की थी। दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पर पूरी तरह लॉजिक इसमें जो अप्लाई करा वो देखो उन्होंने हमें दिया हुआ था, पर इसको हमने राइट तरीके से अप्लाई करना था। दिस वॉज द टारगेट, और अच्छा क्वेश्चन था ये, तो उसको हमने हैंडल सही करना था, बस ये काम था। ये क्वेश्चन भी पूरी तरह डूएबल है, हमने करा भी हुआ है। देखो इसको क्या सिंपली एक्सपैंड ही करना था, कोई ट्रिक नहीं थी। ये पहली टर्म तो सिंपल आ गई, 1 + 9 टाइम्स ए डॉट बी का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। सेकेंड से क्या मिला, 4 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस डॉट लेना शुरू करो। ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 2a डॉट बी विच इज 4 टाइम्स ए डॉट बी। ये हमें गिवन था कि 47 है, तो डायरेक्टली फिर वहाँ से हमने इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट कर दिया, इजिली कॉस थीटा का आंसर निकाल दिया, वो -1/2 आ रहा है। तो एंगल कितना बन गया, सिंपली π/2 π/3 -1/2। तो ये डुएबल था। अगर इसमें फंसे हो तो ये काम का है, ये ऐसा आ जाएगा पेपर में। अगर इसमें फंसे हो तो इसको अपने हाथ से निकाल के देखना कि मैंने बाद में भी कैलकुलेशंस कैसे वाइंड अप करी। सिंपली देखो डायरेक्टली जो टर्म हमें गिवन थी 9 टाइम्स ए डॉट बी का स्क्वायर, वो आ गया 9 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो 36 कॉस स्क्वायर थीटा बना। आगे भी यहाँ पे भी 36 कॉस स्क्वायर थीटा, 36 साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा मिला के डायरेक्टली 36 हो जाता, तो टर्म कैंसिल होकर डायरेक्टली कॉस थीटा ही आ जाता है। पर ये होना चाहिए था, ये सेम था, हमने सेम करा अभी आज, ये भी सेम क्वेश्चन डला हुआ है। अब देखो इस वाले में भी ना एक्चुअली सारी जो कहानी थी वो थी कि एक बच्चे को डरा दो, कोई ट्रिक नहीं थी। जब हमें f5/4 कहा गया तो 5/4 इसमें डालो, जिंट ऑफ 5/4 बन जाता 1। t माइनस टी में जब t 5/4 होगा तो डायरेक्टली उसका जिंट कितना बन जाता 1, तो 5/4 - 1 हो गया 1/4 j के साथ, और जिंट ऑफ t + 1 वो हो गया 9/4 का जिंट विच इज 2 के। तो f ऑफ 5/4 ये बनता। अब f ऑफ t बनाओ जिसमें t 0 से 1 के बीच में है, तो जिंट ऑफ t बनता 0, t माइनस जिंट t में जिंट t 0 हो गया पर t बचा, तो ये बना tj, और जिंट ऑफ t + 1 वो सिंपली 1 आ गया, हो गया k। तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना था, तो कैसे बनाएंगे, कॉस थीटा ऑब्टेन कर दो, तो सिंपली a डॉट बी अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b, वो डायरेक्टली ऑप्शन बन जाता है d। तो बहुत सिंपल है, देखो इसका एलसीएम लो बस, t + 8 और नीचे टर्म सेम बनी हुई है। पर इस क्वेश्चन का सेंस भी नोटिस करो कि देखने में उन्होंने क्वेश्चन ऐसे का डाला कि हम देख के पैनिक होने की करें कि कुछ ऐसा पूछ लिया जो नहीं होना, पर उसी को साफ लिख के कॉन्फिडेंस से बोलना ही सीखना है कि पेपर में याद रखो मेरे सामने जो भी नया क्वेश्चन आएगा वहां जाके मुझे पैनिक नहीं होना, वहां जाके मुझे कॉन्फिडेंट रहना है कि जो हमें स्कूल की कॉपी में कराया गया उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं होते। लोग गलती क्या करते हैं आईआईटी प्रिपरेशन में कि उनको हर समय ये लगता रहता है कि कुछ और ऐसा है जो कि हमें नहीं नजर आया, बाकी सबको पता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसी बात, अब देखो इस टॉपिक में मैंने जब रेगुलर सिलेबस में भी काम कराया तो मैंने कहा था कि ये टॉपिक एग्जैक्टली जो हम रेगुलर सिलेबस में कर रहे हैं वही कंपटीशन में आना है, तो तब हमें सुन के विश्वास नहीं होता, हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हमें दिखता है कि एग्जैक्टली ऐसा है। मैं स्कूल की कॉपी के बाहर का कुछ नहीं, उसके बाहर का कुछ है नहीं, तो इसलिए करना भी नहीं है। बस इस सेंस को राइट पकड़ो। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो सेंस एग्जैक्टली सेम था और इंटरेस्टिंग था, पर कैसे। हमें किसी ने एक वेक्टर a दिया, एक वेक्टर b दिया, वेक्टर c दिया, a दिया परपेंडिकुलर टू b है, तो a डॉट b 0 हो गया, a डॉट c 4 गिवन है, तो a डॉट c हमने 4 कर दिया, वहां से 2 इक्वेशंस बन गई, और सिंपल सी 2 इक्वेशंस बनी, तो वहां से x और y इजीली आ रहे हैं, बहुत ही इजीली आ रहे हैं, तो x 0 और y 2। अब हमसे पूछा क्या गया, abc का
देखो एक्चुअली मेरे मन में इस क्वेश्चन में पहले कोई और रूट आ रहा था, पर इसलिए मैंने इसको ऐसे करा है, अदरवाइज ऐसे करने की नीड नहीं थी। ये करा क्या, ABC का स्क्वायर बनाया। वो क्या होता था, डिटर्मिनेंट याद करो, A डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। याद करो, वो काम की बात है। तो इस क्वेश्चन में लेके नीड नहीं पड़ी, क्योंकि x और y ये वेक्टर आ ही गया। ए वेक्टर क्या बन गया एक्चुअली, सिंपली x विच इज़ 0, y विच इज़ 2, तो ये 2j प्लस 2k बन गया। तो उसके बाद उसमें कोई ट्रिक नहीं थी, A पता है, B पता है, C पता है, तो सिंपली ABC हम लोग वैसे ही फाइंड कर सकते थे, और डिटर्मिनेंट हमारे पास वैसे ही था, मतलब मॉड लेंथ ऑफ ए वैसे ही था। तो इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी उसके बाद। वैसे मैंने इसको एक्चुअली ऐसे सॉल्व करा, पर ऑन अ सेकेंड थॉट आई कैन सेंस कि इसको डायरेक्टली ही हम कर सकते थे, ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। ये लाइटली प्रिंटेड है, पर इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं था। इसमें अकेले काम की बात क्या थी कि देखो r डॉट ए हमें गिवन है कि 0 है, r क्रॉस b का मॉडुलस हमें गिवन था कि मॉडुलस r मॉडुलस b है, और r क्रॉस c हमें गिवन था कि मॉड r मॉड c है। तो हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि r और a आपस में परपेंडिकुलर है। r क्रॉस b अगर बराबर है मॉडुलस r मॉडुलस b के, इसका मतलब साइन थीटा 1 है, मतलब r b के भी परपेंडिकुलर है, और आगे गिवन है कि r c के भी परपेंडिकुलर है। तो कोई वेक्टर r अगर ABC तीनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो ABC कैसे हो गए, 3 वेक्टर्स के साथ अगर परपेंडिकुलर है, तो वो 3 वेक्टर्स कैसे हो गए, एक प्लेन में। तो इस क्वेश्चन में सारी सेंस वाली बात ये थी कि ऐसा हो पाना तभी पॉसिबल है जब ये 3 वेक्टर्स एक प्लेन में हों और r इसके परपेंडिकुलर हों। तो फिर इन दैट केस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC का आंसर कितना बनता, 0। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड अपॉन फिगर था। बढ़िया था, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली बेस्ड अपॉन फिगर था। ये भी काम का है, पर छोटी सी बात थी। जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन है वो 1/6 ऑफ सिंपली ABC हो जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। वो हमें इस केस में गिवन था कि 1 है, तो वहां से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC कितना बन गया, 18। पैरेललोपिड का वॉल्यूम कितना बन गया, 18। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड है, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बराबर आता है 2 टाइम्स ऑफ ABC के, 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC के। वो डायरेक्टली बन गया 36। देखो ये बातें हमें याद रहती हैं, A क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये कितना बनता है, ABC का स्क्वायर। तो ये हमें पता होता है, ये हमें पता होता है, ये हमने करा हुआ है सॉल्व। तो इसको हम एग्जाम में डायरेक्टली बनाएंगे नहीं, हमें पता है हमने करा हुआ सॉल्व। A क्रॉस बी, बी क्रॉस सी है, और C क्रॉस ए। ऐसे ही A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए क्या बनता है, 2 टाइम्स ABC। ये बातें ध्यान में रखना, इसमें भी कोई खास ट्रिक नहीं थी, पर चलो। A क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो ये बना A क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। A क्रॉस बी क्या बनता, A डॉट बी ए वेक्टर माइनस A डॉट ए बी वेक्टर। इसका डॉट लेना B के साथ, लिया तो वो आ गया A क्रॉस बी डॉट बी विच इज 0, A डॉट बी का स्क्वायर माइनस A डॉट ए बी डॉट बी, मॉडुलस A स्क्वायर मॉडुलस B स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या बन गया एक्चुअली, माइनस बाहर लेके मॉडुलस A क्रॉस बी का स्क्वायर, नहीं तो डायरेक्टली भी वैल्यू डाल दो। तो ये सिंपल था उसके बाद। पर ऐसा एग्जाम में आ जाएगा, याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन हमें चाहिए, ये डायरेक्टली हम लोग फेस कर सकते हैं, ये उस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो ये होना चाहिए था। ये बहुत बेकार है। ये डायरेक्टली क्या बना, A क्रॉस बी आई कैप और बाहर आई, तो ये A क्रॉस बी वेक्टर का आई वाला कंपोनेंट बन गया विच इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विच इज अगेन A क्रॉस बी। देखो पता है इन सारे क्वेश्चंस में जब हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा सेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो जाता है। तो वो जाने के लिए इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा साथ साथ। अच्छा देखो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था, और इसके थ्रू सारी कहानी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमें क्लैरिटी है कि अगर कोई वेक्टर A है तो जो उसका रेसिप्रोकल वेक्टर होता है A डैश, वो कोई ऐसा वेक्टर है सच दैट A डॉट A डैश बराबर होना चाहिए 1 के। A डॉट A डैश बराबर होना चाहिए 1 के। ऐसा होने के लिए जो A डैश वेक्टर है वो क्या बनता है, B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। दिस इज A डैश। ऐसे B डैश क्या बनता है, C क्रॉस A अपॉन बॉक्स ABC।
और सी डैश क्या बनेगा, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी, ये हम जानते हैं। ये बने ए बी और सी के रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ए डैश क्या, अब सेंस क्या है कि ए डॉट ए डैश को 1 होना चाहिए। वो कब 1 होगा, जब जो ए डैश होगा वो बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी होगा। ऐसे बी डैश क्या होगा ये, सी डैश क्या होगा ये, तो ये हमें पता होता है। अब इसमें बहुत सारी बातों को पकड़ने की करते हैं, हर बात काम की है, तो इसको नोटिस करना, जो जो बताऊंगा इस क्वेश्चन में वो हर बात का सेंस पकड़ना साथ में। अब एक बात सोचो, ये क्वेश्चन देखो उन्होंने कैसे हमें घुमाया। उन्होंने कहा कि कोई 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, जो उनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं वो दे दिए हमसे, लेकिन पूछा क्या, अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोपेड फॉर्म बाय द वेक्टर्स ए बी सी हैविंग बेस बी सी, उसका बेस बने, और मतलब हमें उसकी हाइट चाहिए उस पैरेललोग्राम, उस पैरेललोपेड की। तो अब उससे पहले जस्ट टू शो यू, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ए डैश बी डैश सी डैश से बनने वाले, अगर मैं ए डैश बी डैश सी डैश से बनने वाले, चलो ये क्वेश्चन पहले ये वाइंड अप कर लेते हैं को। अब अगर कोई पैरेललोपेड है, हमसे उसका वॉल्यूम पूछा जाए या उसकी हाइट पूछी जाए, तो हम क्या करते हैं, ये बी, ये सी और ये ए है। तो अगर मुझसे ये हाइट अगर एच पूछी गई, तो हमें क्लैरिटी है कि हाइट बराबर होती है, हाइट कैसे निकालते, बेस का एरिया विच इज मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी इनटू हाइट, ये बराबर होता वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड के। ये बात को ध्यान में रखना। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हाइट पूछे पैरेललोपेड की, तो मैं यहां से निकालूंगा। तो जो हाइट है वो क्या बन गई, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, सिंपल सी बात ये बनी। मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी अपॉन, उल्टा इसका इनफैक्ट, ए बी सी का वॉल्यूम अपॉन मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी, ये बनी। दिस इज बॉक्स ए बी सी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी, ये बनी। तो मुझे ये निकालना है, ये था मेरा क्वेश्चन। तो अब इसमें जादू क्या था कि अगर नोटिस करो कि जो ए डैश था वो था बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का बॉक्स, तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हमने वही निकालना था। सिंपली अगर मैं मॉडुलस ऑफ ए डैश ले लूँ, वो क्या बना, मॉडुलस ऑफ ए डैश कितना बन गया, सिंपली दिस वॉज 1 + 1, 2 1/√2 हो गया। तो मॉडुलस ऑफ ए डैश कितना बना, √2, और वो किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो हमारा आंसर कितना बना, 1/√2। हमारा आंसर कितना बना, 1/√2। तो इसका ये वाला पार्ट तो एक्चुअली इतना सिंपल था, पर इसी के साथ, और ये बहुत काम की बात है, बच्चे इस क्वेश्चन में पैनिक हो जाएंगे पेपर में, पर इसको ध्यान में रखना कि हमने इसको रेसिप्रोकल वेक्टर के सेंस को पकड़ा कैसे। इसी क्वेश्चन में अगर वो ए डैश बी डैश सी डैश का मेरे से अगर वॉल्यूम पूछ लेते, तो वो भी ध्यान में रखना कि ए डैश बी डैश सी डैश का अगर मान लो कि मैं इससे बनने वाले पैरेललोपेड का वॉल्यूम अगर बनाऊं, तो वो ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश बनता। तो जब बनाओगे, जब ये लिखोगे सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो अब ये हमने करा होता है कि सिंपली ये पूरा कितना बन जाता है, ए बी सी का स्क्वायर, नीचे आ गया ए बी सी का क्यूब, तो ये बन गया 1 अपॉन ए बी सी। तो ए डैश बी डैश सी डैश का जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन ए बी सी का वॉल्यूम। तो ये भी ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई मेरे को अगर मान लो ए बी सी वेक्टर दे के पूछ ले कि इनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं बिल्कुल फटाफट क्या करूंगा कि ए बी सी का वॉल्यूम निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल ले दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर एक तरीके से थ्योरी का ही एक्सटेंशन था। ये सिंपल था वैसे, पर बस एक्सपैंड ही करना था। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके अगर परपेंडिकुलर गिवन है, दोनों को मैंने, अब जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को एक्सपैंड करोगे तो सी को पहले इधर लेके आओगे, वो माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी बनेगा। तो मैंने सिंपली एक्सपैंड करा, क्योंकि मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला नोन है, टर्म सारी साथ साथ करी, तो हमें ये मतलब डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपैंड करने पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है। ए डॉट सी का स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर बना, फिर यही टर्म ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए 3 बार आ जाती है, 2 बार माइनस 1 बार प्लस, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ए डॉट सी का स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर बराबर है ए डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी। तो वहाँ से एक केस तो बन गया कि ए डॉट सी 0 कॉमन आके, एक केस बन गया कि ए डॉट सी, एक केस तो बन गया कि ए डॉट सी 0 दोनों तरफ है, एक केस बन गया ए डॉट सी मॉडुलस बी का स्क्वायर बराबर है ए डॉट बी डॉट सी के।
तो ये दोनों केसेस बन गए, वो यहाँ पे ऑप्शन में थे, ऑप्शन में ए और सी ऑप्शन वही थे, तो डूएबल था, मतलब कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं था। ये सिंपल है, ये इजीली हो सकता है। कैसे? यहाँ पे सिंपली अगर ये हमें गिवन है कि ये इनको सिंपली एक्सपैंड ही करा तो वहाँ से हम लोग को मिल गया कि मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी 0 है, तो एक ऑप्शन तो बन ही गया ये वाला। अब ये कैसे बनाएं? लीस्ट वैल्यू ऑफ ये पूछी, देखो इसमें और उसमें दोनों में यही है, तो ए डॉट बी की जगह यहाँ पे सिंपली अब डाल दो, ए डॉट बी क्या बना, मॉड ए मॉड, मतलब ए डॉट बी कितना है इस केस में, सिंपली मॉडुलस बी का स्क्वायर बाय 2 ही है, तो मॉडुलस बी स्क्वायर का नाम मैंने के रख लिया, तो इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी थी एक तरीके से। अभी क्वेश्चन किसका बना? कैलकुलस का, इसको डिफरेंशिएट करके कर लो, तो इसके बाद इसका सेंस कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द लॉजिक ऑफ कैलकुलस था। के स्क्वायर का नाम भी चलो एक्स रख लो अगर, तो ये एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 2 था। इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो इट वाज अ डूएबल थिंग, तो इसको फिर इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करा। तो ये था एक्चुअली, ये सेम क्वेश्चन था जो हमने पहले करा हुआ है। देखो अब इसमें जो यू वेक्टर है, देखो मेरे को देखते ही समझ में आता है कि यू वेक्टर ये है, ये ए है, ये बी है, तो जो यू वेक्टर है वो एक्चुअली ये है, A2 वेक्टर है ये थी इसमें पकड़ने वाली बात। तो यू वेक्टर में ये सेंस पकड़ पाना कि यू वेक्टर ए वेक्टर का वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ये इस क्वेश्चन का मेन सेंस था। ये बेकार है, इसका एक बार ए के साथ क्रॉस ले लो, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ, ये हमने पहले करा हुआ है। चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन कंप्लीटली। तो पूरे में नोटिस करो कि हमने कई क्वेश्चंस में कई सारी नई बातें देखी, पर उन सबको डील करते समय कुछ भी ऐसा मैंने नहीं करा जो मैंने बताया कि देखो ये नई थ्योरी आ गई, ये नई बात आ गई। पर जैसे से क्वेश्चंस करते जाओगे ना, आई एम टेलिंग यू, पेपर में सिलेक्शन होगा ही होगा। पर जैसे बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसे पकड़ो हर टॉपिक को। अब जैसे वेक्टर 3D कर रहे हैं, तो वेक्टर 3D में अपने आप को जीनियस बनाने की करो, जो टॉपिक पकड़ो उसको नहीं छोड़ो, उसमें बिल्कुल परफेक्शन लाने की करो, तो फिर हमारा रिदम अपने आप राइट बनेगा ही बनेगा। चलो, ऑल द बेस्ट।